हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब चैप्टर का नाम क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये चैप्टर दो श्रेणियों में बट गया, दो सेगमेंट में बट गया। पहला भाई खनिज और दूसरा है आपका ऊर्जा संसाधन। तो पहले जो आपको बताया गया इस चैप्टर में खनिज के बारे में बताया गया है, खनिज के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम अलग अलग खनिजों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और कौन कौन से सोर्स है जिसको हम ऊर्जा के लिए यूज कर सकते हैं। समझ आया? और कैसे यूज कर सकते हैं, कितनी मात्रा में वो अवेलेबल है। तो इन सब की बात हम करने वाले हैं। तो समझ आ गया भाई। तो चैप्टर क्या है? खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो आपको खनिज के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रखा है पर्टिकुलर इस चैप्टर में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। समझ आ गया? अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स है तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से। आगे चलूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। आपके कुछ ही पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए ये आपका सिलेबस है। ये 4 चैप्टर तो हम कर चुके हैं सेकंड बुक से। हमारा चल रहा है भाई खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसको भी आज हम कवर कर लेंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, वैसे इंट्रो बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि भाई चैप्टर का नाम खनिज और ऊर्जा संसाधन है। तो पहले हम खनिज के बारे में बात करेंगे, देन हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ खनिज की, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, खनिज हमको मिलेंगे कहाँ? अगर जनरली मैं कहूँ तो खनिज तो हमको जमीन के नीचे से मिलते हैं, खनन करके निकाला जाता है। मैंने आपको फर्स्ट बुक में प्राथमिक क्रिया वाले चैप्टर में जो खनन वाला टॉपिक है वहां बताया था मैंने आपको कि भाई खनन कराई किस लिए जाता है? मिनरल्स वगैरह को फाइंड करने के लिए करा जाता है। अब खनन तो हम हर जगह कर सकते हैं क्या? नहीं। जहां पर मिनरल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, खनिज ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब यही बताऊंगा भाई खनिज होते क्या, टेंशन मत लो। अभी तुम्हें खनिज एक समझो कि जो हमें खनन करके प्राप्त होते हैं। तो खनिज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि असमान रूप से वितरित है। कहीं पर ज्यादा खनिज आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर तो ना के बराबर खनिज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत की बनावट ही ऐसी है। तो इसी बनावट के हिसाब से क्या है, आपको अलग अलग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं खनिज, और उनकी क्वांटिटी में भी फर्क आता है यहाँ पर। आगे मैं चलूं तो देखिए, तो भारत में जमीन की जो अलग अलग बनावट है ना, उसी वजह से जो है ना में बहुत तरह के खनिज हमें देखने को मिलते हैं और उनकी मात्रा में भी फर्क आ जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में कीमती खनिज बहुत पुराने समय से बने हैं। जो बड़ी मात्रा में जो कीमती, ठीक है, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो पुराने समय से वही बने हैं। मतलब कि खनिज ये नहीं जल्दी बन गए, बहुत टाइम लगता है। और ये खनिज भारत के औद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होगा भाई कि खनन वगैरह कराया क्यों जाता है? खनन कराया इसलिए जाता है ताकि मिनरल्स मिले। अब मिनरल्स भाई चाहिए क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यानी औद्योगिक विकास के लिए काफी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये खनिज जो है कच्चे माल के रूप में यूज करे जाते हैं इंडस्ट्रीज में, और ये अपना प्रोडक्ट बना पाते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे भाई, कौन कौन से खनिज और ऊर्जा का स्रोत अवेलेबल है इस चैप्टर हमको पढ़ना, जो बता चुका हूँ। तो ये बेसिक इंट्रो है आपके चैप्टर का। समझ आया भाई? आगे चलते हैं। देखो अगर मैं खनिज की बात करता हूँ तो एक बॉक्स में डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी सामने लेके बैठो, ठीक है। तो खनिज की जब बात करता हूँ तो एक खनिज जो है एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक क्या है भाई, पदार्थ है। समझ आया? अब देखो, अब यहाँ पर एक एक चीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं कि एक वर्ड को। यहाँ पर एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। देखिए अगर मैं खनिज की बात करता हूँ तो खनिज की एक रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी रासायनिक विशेषता होती है, और एक भौतिक विशेषता होती है। भौतिक विशेषता का मतलब देखो पहले ये समझो, भौतिक विशेषता का मतलब ये होता है कि वो दिखने में कैसे हैं। अगर मैं देखूं आपके सामने कुछ खनिज की फोटो लगा रखी है, आपको इसका कलर कुछ दिख रहा है, इसका कलर कुछ दिख रहा है, इसका कलर कुछ दिख रहा है, इसकी बनावट कुछ दिख रही है, इसकी बनावट कुछ और दिख रही है, तो ये इनकी भौतिक विशेषता है। मैं इनको टच करूंगा तो कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, ठीक है, किसी को मारते वो टूट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इनकी भौतिक विशेषता है। और रासायनिक विशेषता की होती है जो उनकी आंतरिक रूप से जो विशेषता होती है, कहने का मतलब है वो दूसरे के साथ कैसे क्रिया करते हैं। एक खनिज जो है वो पर्टिकुलर दूसरे के साथ कैसे क्रिया करेगा, ठीक है, किसी दूसरी धातु के साथ या दूसरे खनिज के साथ मिलने पर, है ना। तो ये इसकी रासायनिक विशेषता हो जाती है। तो हर खनिज की क्या होती है, रासायनिक विशेषता होती है, उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। भौतिक गुणधर्म तो समझ लो कि जिससे दिखते कैसे, उनका कलर क्या है, ठीक है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, मुलायम वगैरह, तो ये इनकी भौतिक विशेषता होती है। तो एक खनिज निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ साथ कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे खनिज जो जीवित प्राणियों से बने, जैसे जैसे पौधे हो गए, ठीक है, प्राणी हो गए, जैसे कि मान लो इंसान मर गया, मिट्टी में मिल गया, उसके बाद बहुत सालों तक क्या कुछ ना कुछ यहाँ पर कि भाई अपना खनिज बन जाता है। जैसे कि भाई कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो ये पौधे और सूक्ष्म जीव और जो प्राणी है उनके अवशेषों से ही बनते हैं।
उसके बाद अकार्बनिक। अकार्बनिक वो होते हैं भाई, अकार्बनिक उत्पत्ति का मतलब है जो कि जीवित चीजों से नहीं बने, निर्जीव चीजों से बने, जैसे कि भाई चट्टानों से, अवसादों से, तो वो कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। समझ आया? तो अगर मैं कहता हूँ खनिज, तो खनिज क्या है? एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के साथ साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के हो सकते हैं। तो खनिज कार्बनिक उत्पत्ति का भी हो सकता है और अकार्बनिक उत्पत्ति का भी हो सकता है। कार्बनिक यानी कि जीवित चीजों से खनिज बना है, अकार्बनिक यानी कि जो बहुत सालों में चट्टानों वगैरह में से बना है क्रिया करके। समझ आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। खनिज की कई डेफिनेशन आप समझ सकते हो। अब खनिज कैसे प्राप्त होते हैं? तो खनन करके। खनन करके क्या है, निकाले जाते हैं। ध्यान रखना खनिजों को। और अब खनन करने की दो विधि मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट बुक का प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर है। एक हमारा होता है भाई विवृत खनन, जिसको हम विपट्टी खनन भी कहते हैं, ठीक है। अब विवृत खनन ध्यान रखो, ठीक है भाई, ध्यान रखो, इसको छोड़ो। विवृत खनन हो गया। उसके बाद कूप की खनन। विवृत खनन भाई जब धरातल पर आपको ज्यादा नीचे आपको खनन, ज्यादा नीचे आपको क्या खनिज देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप विवृत खनन करते हो या धरातलीय खनन करते हो। उसके बाद अगर आपका जो मिनरल है यानी जो खनिज बहुत नीचे है, तो आप क्या करते हो? कूप की खनन का यूज करते हो। और ध्यान रखना कूप की खनन में लागत भी ज्यादा आती है और खतरा भी ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें लागत भी कम आती है, ठीक है, लागत भी कम आती है, खतरा यानी कि डेंजर भी थोड़ी कम रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट रिवाइज आपको हो जाए, क्योंकि खनिज के बारे में पढ़ा तो भाई खनन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आगे चलो। अब खनिज की पहचान कैसे करते हैं? भाई उसके रंग के आधार पर, उसके क्रिस्टल के आधार पर, ठीक है भाई, चमक के आधार पर, कठोरता के आधार पर, घनत्व के आधार पर, अवस्था, विद्युत की चालकता, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है नहीं हो सकती, और दरार के हिसाब से। तो एक जो खनिज है उसके पहचान इन आधार पर करी जाती है कि वो दिखता कैसा, उसका रंग कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, इसको क्रिस्टल संरचना कहते हैं। वो चमक है उसमें नहीं है, कठोरता कितनी, तो ये सब क्या होती है भाई उसकी पहचान करने का तरीका होता है। उसकी अवस्था क्या है, लिक्विड फॉर्म में है यानी द्रव फॉर्म में है, ठोस में है, गैसियस फॉर्म में है ना। तो ये आपको खनिज की पहचान करने के तरीके होते हैं। और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? भौतिक, ध्यान रखना, भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। समझ आ गया? आगे चलो। उसके बाद खनिज संसाधनों के प्रकार। अब जो खनिज संसाधन मैं को बता रहा हूँ खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इनके प्रकार भी होते हैं। देखो मैंने को बता दिया हर एक खनिज की रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं, खासियत होती है उनकी। तो इसी के आधार पर खनिज को हम दो प्रमुख श्रेणियों में रखते हैं, ये दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर देते हैं। पहला आपका होता है भाई धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। पहला खनिज धात्विक खनिज, दूसरे आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातु पाया जाता है, ठीक है, और धातु से मिलकर बने होते हैं। और अधात्विक खनिज यानी कि जो अधातु है, बेसिकली मैं कहूँ तो जो धातु से मिलकर बने। समझ आ गया? अब इनको हम आगे और कैटेगराइज कर सकते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ भाई? उनकी खासियत कैसी है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म कैसे, उसके आधार पर जो है हम खनिजों को दो प्रकार में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक यानी जो जिसमें धातु की उपलब्धता है, अधात्विक जिसमें धातु की उपलब्धता नहीं है। अब धातु देखो क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, धातु क्या होता है, कुछ निश्चित खासियत होती है, जैसे कि वो कठोर होते हैं दिखने में, अगर आप किसी को मारोगे तो उसको चोट भी लग जाएगी, क्योंकि वो मजबूत होते हैं, ठीक है। आप उनको, जो धातु होते हैं उनको आप पीट के पतली चादर बना सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब उनको अगर आप उनको हिट करोगे वो धीरे धीरे पतले होकर पतली चादर ही बन जाएगी। ये आपके धातु की क्वालिटी होती है। तब धातु की जो क्वालिटी है वो धात्विक खनिज पर भी लागू होगी, ध्यान रखना। और अधातु क्या है? जो धातु की क्वालिटी वो धातु में नहीं होती है, तो बस, तो अधातु की जो क्वालिटी होगी वो धात्विक खनिज में भी होगी, सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले तो ये आप देख सकते हो खनिज संसाधन उनको हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में हम कैटेगराइज करते हैं। अब आगे और कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो हमें दो कैटेगरी तो हमें बांट ली, धात्विक और अधात्विक की। तो धात्विक खनिज को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान से समझो मेरी बात को। धात्विक खनिज को भी दो भागों में हमने बांट दिया, लोह में और अलोह में, ठीक है। लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज का मतलब ये है भाई ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, यानी आयरन का अंश देखने को मिलता है। और धात्विक खनिज का भी वो हिस्सा, ऐसे एक धात्विक खनिज जिनमें हमें लोहा देखने को नहीं मिलता, उनको हम बोलते हैं अलोह खनिज। समझ आया? लोह खनिज में आपका लोहो आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, एक्सेट्रा।
और अलोह धात्विक खनिज में आपका तांबा आ जाएगा, बॉक्साइट आ जाएगा। इसके अंदर हमें लोहा देखने को नहीं मिलेगा, इनके अंदर हमें लोहा देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसलिए लोह खनिज हो गया, लोह धात्विक खनिज हो गया, या अलोह धात्विक खनिज हो गया। समझ आया। अब ऐसे अधात्विक खनिज को भी हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है अपना ईंधन खनिज, एक होता है अपना अन्य अधात्विक खनिज। तो यहाँ पर जब अधात्विक खनिज के रूप में ईंधन की खनिज की बात करते हो तो यहाँ पर हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की बात करते हैं। और ऐसे अन्य अधात्विक खनिज में हम माइका, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट, इन सब की बात करते हैं। ध्यान रखना। देखो, और आपको ये पता होना चाहिए जो अधात्विक होते हैं ना, ये बेसिकली बिजली को, यानी कि मैं कहूँ तो जो बिजली को अपने आप अपने से पास होने नहीं देते हैं ये। लेकिन इसमें ग्रेफाइट एक लौता, इसमें जो ग्रेफाइट है ये एक लौता ऐसा अधातु होता है, एक लौता ऐसा अधातु होता है ना, जो बिजली को कंडक्ट करता है अपने में से, जो बिजली को कंडक्ट करता है, मतलब बिजली को अपने से पास होने दे देता है। ध्यान रखना। बाकी जितने भी अधात्विक खनिज है वो बिजली को पास होने देते ही नहीं है। ध्यान रखना। जैसे माइका की बात कर लो तो ये भी अपने से बिजली को पास होने देता है, क्योंकि बैड कंडक्टर होता है ये। ध्यान रखना, कुचालक होता है बिजली का, तो इसलिए इनको यूज भी कई बार करा जाता है। ध्यान रखना। आगे बताऊंगा आपको माइका वाले, जब माइका के बारे में बात करूंगा तो ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। समझ आया भाई। तो ये पूरा आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। एक समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे धीरे धीरे जो जो हमने पीछे पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा भाई धात्विक खनिज के बारे में। तो धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। धातु के स्रोत क्या है? धात्विक खनिज है। अगर मैं बोलूं कि धातु कहाँ से मिल रहा है तो धात्विक खनिज से मिल रहा है। धातु के स्रोत बेसिकली क्या है? धात्विक खनिज है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज होते हैं। तो हम कहें भाई मेटल कहाँ से मिल रही है? धातु, मेटल यानी धातु, ठीक है। तो धातु कहाँ से मिल रहा है? तो वो धात्विक खनिज से मिल रहा है। आगे चलें। देखो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मैग्नीज, ये आपके धात्विक खनिज हो जाएंगे। आगे चलूँ मैं। धात्विक खनिजों को लोह अलोह में बांटा जाता है, बता चुका हूँ। लोह खनिज जिनमें लोहे के अंश हमें देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, जैसे कि लोह अयस्क, लोहा, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन एंड कोबाल्ट। ठीक है भाई। तो लोह अयस्क को आप लोहा समझ लो एक तरह से। क्यों लोह अयस्क आपको बताऊंगा। देखो आगे है पूरा टॉपिक अपना। लोह अयस्क के अंदर क्या होता है? अलग अलग प्रकार के लोह अयस्क देखने को मिलता है। किसी में 70% लोहा होता है, किसी में 60% लोहा होता है, ठीक है। ध्यान रखना। बाकी लोह अयस्क, लोहा, मैग्नीज, ये सब क्या अपने लोह धात्विक खनिज होते हैं। और सबके बारे में लगा, लोहा के बारे में आपको बता रखा है, मैग्नीज के बारे में आपको दे रखा है आपके बुक के अंदर, ठीक है, अच्छे से। अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोह अंश, भाई लोह के अंश यानी कि लोहे के अंश समाहित नहीं होते, जिनको हम नॉन फेरस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखना। तो ये अलोह धात्विक खनिज होते हैं। समझ आ गया। इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, तांबा और आपका बॉक्साइट हो गया, पढ़ना है इनके बारे में। अधात्विक खनिज की बात कर लूँ तो अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें हम खनिज ईंधन के नाम से भी जानते हैं। जैसे और ये पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। और ये चीज़ तुमको मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया हूँ, है ना, कि भाई जो मतलब कि अपने यहाँ पर कार्बनिक उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अधात्विक खनिज तो कार्बनिक उत्पत्ति के होंगे। कार्बनिक उत्पत्ति के यानी कि जो जीवित प्राणियों से, पौधों से बने हैं, है ना। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो कि कोई पेड़ पौधे या कोई इंसान मर गया, वो मिट्टी मिल चुका है, तो उसके बाद वो सालों सालों तक जीवाश्म बन जाएगा, फॉसिल बन जाएगा, तो वो ईंधन का रूप ले लेता है। तो जिन्हें हम खनिज ईंधन कह देते हैं। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए भाई, कोयला और पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि दबे प्राणी या पादप जीवों से मिलते हैं हमें। तो अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, या खनिज ईंधन आप कह सकते हो, या अधात्विक खनिज जो आपके अकार्बनिक उत्पत्ति के भी हो सकते हैं, क्योंकि जीवित प्राणियों से नहीं बने, काफी सालों में चट्टानों में क्रिया करके वो बने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ रहा है। आगे चलो। अब यहाँ पर खनिजों की विशेषता की बात करते हैं। अभी मान लो कि अब जाके पहला टॉपिक ये आया जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना वो तो ध्यान से तुम सुन लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। तो खनिजों की विशेषता देखो भाई, तो खनिज संसाधन असमान रूप से वितरित है। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया कि आपको खनिज हर जगह एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा अपने इंडिया के अंदर। कहीं पर ज्यादा खनिज है, कहीं पर कम है। और मेजॉरिटी आपका या मेजर पार्ट जहाँ पर खनिज आपको देखने को मिलता है अपना, वो पेनिसुलर वाला हिस्सा है,
पेनिसुलर मतलब कि आपका जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो आपका दक्षिण वाला हिस्सा आप कह सकते हो, है ना, तो वहां पर आपको खनिज संसाधन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो असमान रूप से वितरित है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। आगे चले, और जो खनिजों की गुणवत्ता है और मात्रा के बीच एक संबंध देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिलोमी संबंध। अब प्रतिलोमी संबंध का मतलब देखिए क्या होता है। अगर मैं बोलूं प्रतिलोमी संबंध का मतलब क्या होता है, तो प्रतिलोमी संबंध का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो एक दूसरी चीज घटेगी। क्या बोला मैंने, किसके बीच के रिलेशन, उसको छोड़ो 2 मिनट। प्रतिलोमी संबंध का मतलब होता है अगर दो चीजों के बीच में प्रतिलोमी संबंध, इसका मतलब है वो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। तो यहाँ पर क्या बोला है, खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा। खनिजों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, है ना, कितने क्वालिटेटिव क्या अपने खनिज है, मिनरल्स हैं, वो कितनी मात्रा में है, तो इनके बीच हमें प्रतिलोमी संबंध देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो हमें खनिजों की अगर मात्रा है बढ़ रही है तो गुणवत्तापूर्ण खनिज क्या मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर गुणवत्तापूर्ण खनिज है अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो उनकी मात्रा कम मिलेगी। समझ रहे हो, अगर खनिज ज्यादा मात्रा मिल रहे हैं तो यानी गुणवत्ता उनकी कम होगी। अगर ऐसे खनिज की गुणवत्ता ज्यादा है वो खनिज कम देखने को मिलेंगे। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो ये क्या आपका प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। यानी कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं, सीधी बात में कहूँ तो। ठीक है, जो ज्यादा गुणवत्ता वाले खनिज है वो कम देखने को मिलते हैं, और जो कम गुणवत्ता वाले वो तो मिलते ही मिलते हैं ज्यादा, ध्यान रखना। और ये सभी खनिज समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनको टाइम भी लगता है बनने में काफी। और इसलिए क्या है भाई, इनका अल्टरनेटिव सोर्स भी बोला जाता है कि भाई कुछ और यूज कर लो, है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि खनिज समय के साथ समाप्त हो जा रहे हैं क्योंकि लिमिटेड है ना ये, ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, और खनिजों को बनने में काफी लंबा समय लगता है और आवश्यकता पड़ने पर इनका तुरंत क्या करना चाहिए, पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है, और इसलिए खनिज संसाधनों की को संरक्षित यानी कि बचाना चाहिए। समझ रहे हो, अब देखो तेजी से खत्म हो रहे समय तो काफी लगता है बनने में, और जब इन मान लो खत्म हो गए और जब इनकी आवश्यकता पड़े तुरंत इसको भाई कि खनिज मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, तुरंत इनका पुनर्भरण नहीं करा जा सकता है, फिर से नहीं कलेक्ट करा जा सकता है। तो इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि सही जगह पे इनका यूज हो सके, ध्यान रखना, इकोनॉमी के लिए, कंट्री की। और खनिज संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। समझ आ गया। अगले टॉपिक की बात करते हैं कि भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है, कि भारत में खनिजों का वितरण यानी कि खनिज कहाँ कहाँ फैले हैं इंडिया के अंदर। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। मैंने यही बताया तुमको, क्योंकि अपना इंडिया है ना पूरा, तो ये अपना पूरा क्या होता है, पेनिसुलर वाला पार्ट होता है, ये अपना क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है, या प्रायद्वीपीय क्षेत्र आप कह सकते हो पूरा। समझ आ गया। तो जो भारत के अधिकांश धात्विक खनिज है, जिनमें धात्विक खनिज मुझे बता चुका हूँ, तो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो प्राचीन क्रिस्टलीय शैल है, तो यहाँ पर जो शैल है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर किस प्रकार की शैल देखने को मिलती है, क्रिस्टलीय शैल देखने को मिलती है। समझ आ गया, तो इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। आगे चलें, और कोयले का लगभग 97% हिस्सा, कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखो जितना भी कोयला है उसका 97% हिस्सा हमें इन्हीं जगह पे देखने को मिलता है, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। ठीक है, लगभग आप कह लो, यहाँ पर अगर मैं इरेज करूँ 2 मिनट से, तो लगभग आपका पूरा ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर इन सब नदियों की घाटियां हैं, लगभग ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे एरिया जहां पर आपको 97% कोयला देखने को मिल जाएगा इन्हीं घाटियों में, क्योंकि आपकी दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी की जो घाटी है बेसिकली इसी एरिया में लगभग है आपकी, ध्यान रखना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और आगे मैं चलूं, और पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो मैं काफी स्लो स्लो बता रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें हर एक चीज समझ आए। अगर वीडियो लंबी बने कोई टेंशन नहीं है, 3-4 दिन में कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कोयले के बारे में हमारे बात करी, यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे भाई खनिजों का वितरण किस प्रकार से, जस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें समझ रहे हैं, ध्यान रखना।
अब यहाँ पर मैंने बता दिया भाई कोयले के बारे में। अब ऐसे पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार हमें असम में देखने को मिलते हैं, गुजरात में। ठीक है, ये आपका असम हो गया। ये आपका क्या असम टी बन रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना, ट्रिक होती है समझने की भाई असम कहाँ पर है। तो ये आपका असम हो गया, और ये आपका भाई क्या हो गया, गुजरात हो गया, है ना। और मुंबई हाई कहाँ पर है, देखो क्या आपका भाई यहाँ पर महाराष्ट्र होता है, आपको पता है ये पूरा महाराष्ट्र है आपका। तो इससे 160 किलोमीटर दूर, क्या इससे 160 किलोमीटर दूर आपको क्या दिखता है, समुद्र के अंदर, या मैं कहूँ तो अरब सागर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको मुंबई हाई देखने को मिलता है, मुंबई हाई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो महाराष्ट्र से 160 किलोमीटर दूर आपको क्या देखने को मिलता है, मुंबई हाई देखने को मिलता है समुद्र के अंदर, या जिसको हम कह सकते हैं अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र को हम ऑफशोर भी कहते हैं, ऑफशोर एरिया। तो अपतटीय क्षेत्र वो होता है जो कि किसी तट से दूर होता है, तट से दूर होता है और समुद्र के अंदर होता है। क्या बोला मैंने, जो कि अपना किस तट से दूर होता है, समुद्र के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र का तट है, इससे 160 किलोमीटर दूर आपको अरब सागर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मुंबई हाई देखने को मिलेगा। मुंबई हाई में बेसिकली क्या होता है, यहाँ से खनिज संसाधन को निकाला जाता है, ध्यान रखना है। तो समझ आ गया। तो पेट्रोलियम का आरक्षित भंडार आपको असम, गुजरात और मुंबई हाई, जो कि मैंने बता दिया 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 160 किलोमीटर, तो यहाँ आपका मुंबई हाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, देखिए, तो भारत में जब खनिजों का वितरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 3 पट्टियों की बात करते हैं, 3 बेल्ट्स की बात करते हैं। पट्टी मतलब जो हाथों में लगाने वाली पट्टी नहीं है, एक बेल्ट बनती है। बेल्ट कहने का मतलब है कहाँ कहाँ पर आपके खनिज देखो, मान लो 2 मिनट, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक खनिज देखने को आपको मिलते हैं, मिलते नहीं है यहाँ पर, मतलब एक अलग बेल्ट होती है आपकी साइड है, बता रहा हूँ 2 मिनट। अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर खनिज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे एक पट्टी ये हो गई, इसको हम क्या बोल देंगे, एक बेल्ट बन गई, एक पट्टी बन गई, जहां पर पूरी खनिज आपको देखने को मिलता है। बट एक्चुअली में ये वाला कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर खनिज आपको देखने को मिलता है। बेसिकली हमारे 3 एरियाज है ऐसे, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पहली पट्टी, दूसरा दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, या पठार प्रदेश आप कह सकते हो, या उत्तर पश्चिमी प्रदेश। क्या बोला मैंने, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश एंड उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अभी समझा बताऊंगा आपको कौन कौन, ये मैप में दिखाऊंगा भाई कहाँ पर है ये, समझ आ गया। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो चलो भाई देखो, जिसकी बात हुई है ना वो मैप में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला आपका बोला है भाई उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तर पूर्व तो आपका ये वाला है, उत्तर पूर्व तो आपका ये वाला हिस्सा है, लेकिन आपसे उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करी है। क्या बोला है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करी है। तो उत्तर पूर्व का पठारी प्रदेश ये वाला है, जिसमें आपका छोटा नागपुर पठार वगैरह आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या आपका हो गया भाई उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया, ये वाला पूरा एरिया आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ वाला राज्य आ गया, है ना। और इसके बाद आपका दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आपका ये वाला एरिया हो गया, जैसे आपका केरल हो गया, कर्नाटक हल्का आ गया, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ % एरिया आ गया, गोवा भी लगभग आ गया, है ना। तो आपका क्या हो जाता है, आपका दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश हो जाता है। मैं आगे बात करूं, यहाँ पर आपका बोला था उत्तर पश्चिमी प्रदेश, तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, क्या राजस्थान और गुजरात का एरिया। ठीक है, राजस्थान में जो अरावली वाला एरिया है वहां पर, अरावली क्या, अरावली पर्वत है, जो कि लगभग खत्म हो चुकी है, अरावली पर्वत है ना, बिल्कुल घिस चुकी है, तो काफी पुरानी है वो, ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। आगे चले, अब इनके बारे में जो बुक में आपको दे रखा है थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ फटाफट। जैसे कि उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जो दिखाया मैंने आपको पीछे, दिखाया ना भाई, ये आपका उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाएगा। तो इसके अंदर आपके भाई छोटा नागपुर पठार आ जाता है, जो कि झारखंड में बेसिकली लगभग, है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहाँ पर आपको उत्तर पूर्वी पठार फैला हुआ है। तो उसके बाद दक्षिण पश्चिमी प्रदेश में कर्नाटक आपका आ जाएगा, ठीक है, गोवा, तमिलनाडु, केरल जो बता चुका हूँ आपको। और आपका उत्तर पश्चिमी प्रदेश में आपको राजस्थान और गुजरात आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना। उत्तर पश्चिम यानी कि जो उत्तर और पश्चिम दोनों का एरिया शामिल हो गया लगभग, है ना। और उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में जो मेनली हमें खनिज देखने को मिलते हैं वो लौह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है और आपका अब्रक है। समझ आ रहा है। और
दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश में भी आपको जो है लोहे अयस्क देखने को मिल जाएगा, मैंगनीज देखने को मिल जाएगा और चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा। और ऐसे आगे चले, उत्तर पश्चिमी प्रदेश हमको तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम एंड मुल्तानी मिट्टी, कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? तो आपके तीन क्या हो जाती हैं, पट्टियां हो जाती हैं जहां पर खनिज हमें देखने को मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे चले तो देखो, ये खनिज का हमने क्लासिफिकेशन करा था। यहाँ पर हमने धात्विक खनिज में बात करी, लोह की, अलोह की बात कर ली ना, अच्छे से बात कर ली है। अब आगे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे अब लोह खनिज की, है ना। हमने धात्विक खनिज की बात कर ली, तो लोह खनिज के नाम जाने और अलोह के जान लिए। अब लोह खनिज के बारे में, जैसे हमको लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अगर बात करते हो लोह खनिज की, तो इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे लोह अयस्क की। तो भारत में लोह अयस्क के प्रचुर संसाधन है। क्या है? भारत में लोह अयस्क के लगभग ज्यादा बहुत संसाधन है अपने पास। और यहाँ एशिया के विशालतम लोह अयस्क आधारित है। अगर बोलूँ पूरा एशिया, मुझे कमेंट में तुम यहाँ बताना कि एशिया में, ड्यूरेशन बता के, कि एशिया में कितनी कंट्रीज हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को पता होता है कि एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज है, ठीक है। और यहाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है, तो एशिया के सबसे ज्यादा संसाधन या लोह अयस्क के रूप में आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया में देखने को मिलते हैं। समझ आ गया? और हमारे देश में अयस्क के दो प्रमुख प्रकार देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, एक आपका हेमेटाइट होता है, एक आपका मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। तो लोह अयस्क के दो प्रकार हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, लगभग 4 होते हैं, है ना। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब इनके अंदर अलग अलग परसेंट में क्या देखने को मिलता है हमें, इनके अंदर लोहे की, आयरन की मात्रा या लोहे की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे कि हेमेटाइट की बात करूँ, लगभग अपना 60 से 70% होगा। मैग्नेटाइट के अंदर भाई 70% होगा लगभग, है ना। तो इनके अंदर लोहे की मात्रा है, जिनको पिघलाकर, लोहे अयस्क को पिघलाकर लोहे अयस्क से बेसिकली जो है लोहा निकाला जाता है अलग अलग तरीकों से इनके अंदर से, है ना, ध्यान रखना है। तो हमारे देश में अयस्क दो प्रमुख प्रकार मिलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और बेहतरीन गुणवत्ता के कारण इसकी दुनिया भर में मांग रहती है, ठीक है। इंडिया से जाता है, एक्सपोर्ट होता है। समझ आ गया? मतलब कि निर्यात होता है, ध्यान रखना। आगे चले, और लोह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। क्या बोला मैंने, कि जितनी भी लोह अयस्क की खदानें हैं वो उत्तर पूर्वी पठार, बता चुका भाई। उत्तर पूर्वी पठार तुम्हारा लगभग ये पूरा ये वाला एरिया है, ठीक है। पूरा ये वाला एरिया तुम्हारा है उत्तर पूर्वी पठार वाले में। तो लोह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में जितने भी कोयला के क्षेत्र है उसके पास ही स्थित है। और ध्यान रखना, और बताया था मैंने पूरा, यहाँ पे 97% कोयला हमें इसी एरिया में देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर हमें क्या बोला भाई, कोयला, यहाँ पर हमें बोला लोह अयस्क की खदानें। देखो, यहाँ पर जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है पूरा एरिया, ये तो पूरा होगा लोह अयस्क के क्षेत्र। ये क्या, लोह अयस्क के क्षेत्र है, ध्यान रखना है। उसके बाद लोह अयस्क की खाने, जो कि आपको ऐसा ट्रायंगल की फॉर्म में दिख रही है, ठीक है, ध्यान रखना। थोड़ा अलग कलर से कर देता हूं मैं। देखो, यहाँ पर क्या आपकी लोह अयस्क की खाने हो जाएंगी, ये आपके लोह अयस्क की खाने हैं, ध्यान रखना है। ये आपके लोह अयस्क की खाने हैं, इधर भी मयूरभंज, ठीक है, ये आपकी हो गई, ये ध्यान रखना है। तो जो मैंने ये येलो कलर से बनाकर, आपको नहीं दिख रही कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल सा बना रखा है, यानी कि त्रिभुज सा बना रखा है, आपकी लोह अयस्क की खाने शो कर रही हैं। और लोह अयस्क का क्षेत्र जो पूरा यहाँ पर मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके लोह अयस्क के क्षेत्र हो जाते हैं। अब तुम देखो, लोह अयस्क के खाने और क्षेत्र में अंतर होता है। लोह अयस्क के खाने तो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है जहां पर खदान देखने को मिलती है, और लोह अयस्क का क्षेत्र वो हो जाता है, मान लो कि एक एरिया अलग अलग जगह पे 5 खदानें देखने को मिलती है जहां से लोह अयस्क प्राप्त करा जाता है। तो इन 5 एरिया को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, लोह अयस्क का क्षेत्र बोल देंगे, ध्यान रखना है। जो कि अपना बेसिकली कहाँ पर है, कोयले के पास, कोयले जहां से कोयला मिलता है उसके पास ही स्थित है। और लोह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 90%, 95% भाग, तो लोह अयस्क का जितना भी हिस्सा है, जितने भी इंडिया में है, उसका 95% भाग जो आपको उड़ीसा, झारखंड और जो है आपका 2 मिनट को, ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। ये स्टेट तो पता है ना भाई, मैप में कहाँ कहाँ पर है, ध्यान रखना। अब देखो, जो राज्य के मैंने नाम लिए,
कि आपको इन राज्य के हर एरिया में देखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पर्टिकुलर कुछ जिलों तक, कुछ डिस्ट्रिक्ट तक जो है यहाँ पर ये सीमित है लोहयस्क। जैसे कि मैं उड़ीसा की बात करूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में देखने को मिलता है हमें लोहयस्क। मैप में देख लें, देखो ये क्या आपका उड़ीसा का मैप है जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है। क्या बोला मैंने, ये अपना क्या है, उड़ीसा का मैप है जिसके अंदर हमें सारी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। जहां पर हमने बात करी लगभग सुंदरगढ़, मयूरभंज, ठीक है, ढूंढ लो भाई सुंदरगढ़ कहाँ है आपका, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ठीक है। तो मयूरभंज आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका मयूरभंज हो गया, आपका सुंदरगढ़ हो गया, ठीक है। और आपकी झार स्थित पहाड़ी एरिया, तो ये आपका जो है ना, आपका जो ये झार क्या एक विलेज है, झार स्थित पहाड़ियों में। तो झार एक विलेज है, कहाँ पर है आपके विलेज, ये आपके बारागढ़ में। ये जो बारागढ़, ठीक है, नाम ऐसा ही है इसका। ये जो बारागढ़ यहाँ पे हाईलाइट करा है, ये बारागढ़ में जो यहाँ पर आपकी क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, इसके अंदर आपको एक झार विलेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, लोहयस्क देखने को मिलता है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ स्थित है, मयूरभंज, सुंदरगढ़, बारागढ़, उड़ीसा के अंदर। आप इस चले पीछे। और झारखंड की ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी जो है लोहयस्क की खदानें आपको देखने को मिल जाएगी झारखंड वाले एरिया में भी। उसके बाद मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में जो लोहयस्क के निक्षेप हैं, निक्षेप मतलब क्या होता है, जहां पर हमें पाया मिलती है वो चीजें। तो लोहयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के संदूर होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमंगलुरु, ठीक है, जिले की बाबा बूदन पहाड़ियों में और कुद्रेमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पर भी जिलों के नाम है, जैसे कि यहाँ पर बल्लारी जिले का जो होसपेटे क्षेत्र है वहाँ पर, चिकमगलुरु जिला है, उसकी जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, कुद्रेमुख में, शिवमोगा में, चित्रदुर्ग में एंड तुमकुरु में, ये जिले हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, लोहयस्क देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या है भाई, कर्नाटक का मैप है, में सारी डिस्ट्रिक्ट हो रखी है। तो आपका बेल्लारी जिला हो गया, होसपेटा क्षेत्र आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, लोहयस्क देखने को मिलेंगे। शिवमोगा आपका ये एरिया हो गया, चिकमंगलुरु मंगलुरु आपका ये वाला एरिया हो गया, ये आपका चित्रदुर्ग हो गया एंड ये आपका तुमकुर हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है भाई। तो ये आपके क्या है, ये वो जिले हैं जहां पर आपको लोहयस्क देखने को मिलते हैं। पीछे चले वापिस, तो ये आपका हो गया पूरा। आगे चले महाराष्ट्र में आ जाओ भाई। तो महाराष्ट्र में आपका चंद्रपुर और रत्नागिरी, चंद्रपुर और रत्नागिरी। तो रत्नागिरी तो आपका ये रहा, ठीक है, रत्नागिरी तो आपका ये रहा। चंद्रपुर भाई कहाँ है, देखो ढूंढना पड़ेगा आपको। चंद्रपुर देखो, चंद्रपुर आपका ये रहा, ठीक है। तो रत्नागिरी और आपका चंद्रपुर ये वो जिले हैं जहां पर महाराष्ट्र के अंदर को लोहयस्क देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाओ भाई तेलंगाना में। तेलंगाना में आपका करीमनगर एंड आपका वारंगल जिला, करीमनगर और आपका वारंगल जिला। करीमनगर आपका कहाँ है, ढूंढो भाई, ठीक है। करीमनगर आपका किस साइड है, ये रहा, ठीक है भाई, ये आपका करीमनगर हो गया। देखो ऐसे आपका वारंगल जिला भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढ लेना आप, ठीक है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। तो करीमनगर और वारंगल जिला, तो मैंने बता दिया आपका क्या डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर लोहयस्क देखने को मिलता है। तो करीमनगर मैंने दिखा दिया, वारंगल जिला आप ढूंढ लेना, ठीक है, इसके अंदर ही पीपीटी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा मैं। आगे चलो आंध्र प्रदेश की बात करूं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये आपको बचपन से पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करूं तो कुरनूल, कड़प्पा और अनंतपुर, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कुरनूल, अनंतपुर यहाँ पर मैंने शो कर दिए और आपके कड़प्पा आ जाएगी, वो भी आप ढूंढ लेना इसके अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये वो जिले हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, क्या आपको लोहयस्क देखने को मिलते हैं। आगे चले तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु में सेलम हो गया, नीलगिरी जिले हो गए, तो यहाँ पर भी लोहयस्क एरिया है। और गोवा के अंदर भी आपके जो है लोहयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में आपको देखने को मिलता है, गोवा के अंदर भी, ठीक है, उभरा है फिलहाल के टाइम पे। तो तमिलनाडु में सेलम हो गया और नीलगिरी हो गया। तो नीलगिरी आपका ये रहा, सेलम आपका ये वाला एरिया हो गया। तो ये वो जिले जहां पर बेसिकली काम चल रहा है आपका, काम चलने का मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर आपको लोहयस्क के लिए लोहयस्क के डिपॉजिट्स देखने को मिलता है, निक्षेप देखने को मिलता है, और यहाँ से खनन करके निकाले जाते हैं। आगे चले
अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। किसकी बात करेंगे भाई? मैग्नीज की बात करेंगे। तो आप देख सकते हो भाई मैग्नीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। मैग्नीज इस प्रकार का दिखता है। तो लोह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैंने बताया ना, लोह अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं 60-70%। तो उनसे लोहा बाहर निकालना भी है, आयरन निकालना भी है। तो उसके लिए मैग्नीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोह अयस्कों को पिघलाना है तो हमें मैग्नीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो लोह मिश्र धातु, बैटरी और पेंट बनाने में भी किया जाता है। किसका? मैग्नीज की बात मैं कर रहा हूँ। अब लोह मिश्र धातु का मतलब यहाँ पर हो गया कि लोहे के साथ मिलावट के रूप में मैग्नीज का काम करा जाता है। जो लोहा निकाला है हमने लोहा अयस्क से मैग्नीज की मदद से, तो ये जो मैग्नीज आपका लोह मिश्र धातु के रूप में काम करता है, यानी कि स्टील बनाने के लिए काम में आता है। किसके लिए? स्टील। यानी आपको पता होगा घर में आपके स्टील के बर्तन भी आपने देखे होंगे, स्टील का काफी सामान होता है। तो स्टील क्या आपका एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु आप कह सकते हो। तो स्टील किससे मिलकर बना है? लोहे और आपका मैग्नीज से। तो मैग्नीज आपका लोह मिश्र धातु के रूप में यूज करता है। बैटरी के लिए, बैटरी बनानी हो उसके लिए यूज हो जाता है आपका। और पेंट में जो कलर वगैरह आप देखते हो उसको बनाने के लिए भी, चमक वगैरह लाने के लिए भी आपका मैग्नीज का ही यूज होता है। और मैग्नीज लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, चट्टानों में, पठारी प्रदेशों में, ठीक है, पर्वत वगैरह हो गए, तो आपको हर तरह की भूगर्भिक संरचनाओं में देखने को मिलता है मैग्नीज। और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मैग्नीज के अग्रणी उत्पादक ये राज्य है, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीज की तो कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं कि भाई अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं। बाकी मध्य प्रदेश और उड़ीसा मैग्नीज के जो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य आप ध्यान रखना है, यहाँ पर ज्यादा मैग्नीज देखने को मिलता है। और उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा के मुख्य खदान आपकी बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड आपका बेलन गिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब इसके अंदर उड़ीसा का मैप है, ये आप देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना भाई। बता चुका हूँ पीछे भी आपको, ये पूरा मैप है, तो यहाँ पर आप यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, इजीली। जब भी मैंने मैप लगाया ताकि आपको आसानी हो जाए। और अधिकतर तो मैंने सर्कल भी लगवा रखे हैं, ठीक है, ये देखो। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी जो है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ तक जिलों तक विस्तृत है। मैग्नीज की बात करें तो मध्य प्रदेश के ये सब जिले आ जाते हैं जहां पर आपको मैग्नीज देखने को मिलता है। अब मैग्नीज की पट्टी का मतलब ये होता है कि लगातार पूरा एरिया में ऐसे यहाँ मिला तो एक ऐसा पूरा एरिया बन गया, ठीक है। ये आपको पूरा मैग्नीज की पट्टी हो जाएगी जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है इन इन जिलों के अंदर, ठीक है। तो आगे चले तो आपका कर्नाटक देखो भाई, कर्नाटक के जो अन्य, कर्नाटक जो कि एक अन्य प्रमुख राज्य है किसका? मैग्नीज के लिए। तो यहाँ की खदानें जो है धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कन्नाडा, चिकमगलुरु, ठीक है, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू में स्थित है मैग्नीज के लिए भी। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये उत्तरी कन्नड़ आपका हो गया, देन आपका उत्तरी कन्नड़ आपका ये हो गया, देन आपका बल्लारी आपको बताया था मैंने यहाँ पर, है ना। तो बल्लारी कहाँ है आपका? यहाँ पर ढूंढो। एंड आपका भाई बल्लारी ये रहा, ठीक है, ये आपका बेल्लारी हो गया। तो ऐसे आप चित्रदुर्ग आपका इधर हो गया, चिकमगलुरु आपका ये हो गया, तुमकुर आपका ये इधर हो गया, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो, है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसे महाराष्ट्र की बात कर लूं तो महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण क्या उत्पादक है, ध्यान रखना है। यहाँ मैग्नीज का खनन जो है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में होता है। तो महाराष्ट्र के अंदर कुछ जिले हैं जहाँ पर भाई मैग्नीज के लिए खनन कार्य होता है, खदानों में खनन कार्य करा जाता है। तो आपके यहाँ पर क्या है भाई? नागपुर, भंडारा, ठीक है, और रत्नागिरी। भंडारा वाला भंडारा मत समझना जो आप खाने जाते हो, ठीक है। तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, रत्नागिरी आपका इधर हो गया, है ना। देन आपका नागपुर, नागपुर भाई किधर साइड है बताओ? नागपुर अगर हम ढूंढने ये रहा आपका, ठीक है, नागपुर। और भंडारा आपका ये रहा, समझ आ गया। तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा जहां पर आपको देखने को मिलता है। आगे चलें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लोहेस के खानों की तो बात कर ली थी हमने, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नीज की। ये मैप आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैग्नीज जो है, मैग्नीज आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आप जो ये स्टार टाइप बन रहा है ना आपका, जो ऐसे स्टार टाइप बन रखा है, या जहाँ जहाँ पर हमने पिंक विंक भी लगा रखा है, देखो ये वाला एरिया, ये वाला इधर, ये और ये ये पूरा, यानी ये तीन, ठीक है, नागपुर, भंडारा, बालाघाट, बालाघाट, ये सब जो मैंने आपको दिखाया भी है डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर,
अभी महाराष्ट्र में दिखाया ना आपको मैंने, ये नागपुर भंडारा दिखाया था मैंने, ये महाराष्ट्र का एरिया है। रत्नागिरी आपको दिखाया था मैंने। तो यहाँ पर शिवमोगा हो गया जो कर्नाटक में मैंने आपको दिखाया। ये सब आपके क्या है भाई, ये सब आपके मैग्नीज, जहाँ से मैग्नीज प्राप्त करा जाता है वो एरिया है ये। आगे चले, अब हम बात करेंगे अलोह खनिज की। क्या? अलोह खनिज की। अब अलोह खनिज की बात जब हम करेंगे तो पहले यहाँ पर बॉक्साइट की बात करेंगे। अलोह खनिज बता चुका हूँ भाई क्या होता है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण के लिए किया जाता है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है, ठीक है, जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम को बनाने के लिए करा जाता है। समझ आ रहा है? तो देखो, और बॉक्साइट क्या टर्शरी और लैटराइट चट्टानों में पाया जाता है। तो आपकी टर्शरी लैटराइट चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय हिस्से में देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ आपको जो है बॉक्साइट देखने को मिलता है, और काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं। इस टर्शरी आपकी जो है ये अवसादों वगैरह से इनका निर्माण हुआ है। लेटराइट में आपकी जो लाल मिट्टी वगैरह है उनसे आपका जो ये चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो इनमें आपको बॉक्साइट देखने को मिल जाएगा। ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा आपको बॉक्साइट देखने को कहाँ मिलता है। और ओडिशा के अंदर भी जो जो जिले हैं आपके कौन से, कालाहांडी और संबलपुर, ये ऐसे जिले हैं ओडिशा के अंदर जो सबसे आगे हैं, ध्यान रखना, बॉक्साइट के लिए। समझ आ गया? आगे मैं बात करूं, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, प्रमुख राज्य है। समझ आ रहा है? और कर्नाटक, तमिलनाडु एंड गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पादक है। गौण का मतलब होता है कम। क्या गौण का मतलब क्या होता है? कम। तो ये क्या है राज्य आपका, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड गोवा, ये आपके गौण उत्पादक राज्य का मतलब क्या हो गया, ये कम उत्पादक राज्य जहां पर आपको बॉक्साइट ना के बराबर देखने को मिलता है। तो भाई बॉक्साइट की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके बुक में दे रखा है बॉक्साइट को दर्शाने के लिए मैप के अंदर, और ऐसा, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ये कुछ ऐसा टाइप सा बन रहा है यार, ठीक है, ड्राइंग मेरी बचपन से ही बेकार है। तो ठीक है, ये आपका क्या है भाई, ऐसे एरिया ये फिगर बना रखा है बॉक्साइट को दिखाने की, सॉरी हाँ बॉक्साइट को दिखाने के लिए, ठीक है, मैप के अंदर। तो ये आपका कटनी, ठीक है, मैकाल, बिलासपुर एंड आगे देखें भाई कहीं तो ये, हाँ ठीक है, ये कुछ, और एक कोरापुट। ये क्या है, जहाँ सर आप, जहाँ पर जो है बॉक्साइट का उत्पादन करा जाता है, ध्यान रखना, ये बॉक्साइट को निकाला जाता है खनन करके, ये वो एरिया हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अब बाकी जो बच गए, जो स्टार से दिखा रहा है, तांबे को दिखा रहा है भाई, तब तांबे की बात करेंगे जब आएंगे वापिस, ठीक है। अब आएंगे आगे, ठीक है भाई। तांबा देखो, अगर मैं तांबे की बात करता हूँ तो तांबे से आप सब परिचित हो, तांबे से आप सब परिचित हो, देखा भी है। तो कुछ इस प्रकार का तांबा दिखता है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। देखो, तो बिजली की मोटरें हो गई, ट्रांसफार्मर हो गए, जनरेटर्स हो गए, इन सबको बनाने में और विद्युत उद्योग के लिए तांबा एक अनिवार्य धातु है, ठीक है भाई। तो आपका तांबा एक एक इम्पोर्टेंट या कह लो नेसेसरी मेटल है। इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। अगर इन सब काम, ये सब काम हो रहे हैं, बिजली की मोटर वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह बन रहा है, और यहाँ पर अगर आपका तांबा आपके पास नहीं तो काम ही नहीं चलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। और ये एक मिश्र धातु योग्य है, आघात वर्धे है और तन्य धातु है, ठीक है। तो आपको जो तांबे मिश्र धातु योग्य है, यानी कि इसको, तांबे को मिलाया जाता है किसी न किसी के साथ, किसी न किसी के साथ मिलाया जाता है, ताकि जो है उसको मजबूती मिल जाए, पर्टिकुलर किसी जिसमें भी मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो तांबा आपका मिश्र धातु योग्य है, मतलब इजीली मिक्स करा जा सकता है किसी के अंदर, किसी और धातु के अंदर इसको, है ना। आघात वर्धे मतलब कि इसको हम हिट करके, बीट करके कर सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। और काफी तन्य धातु होती है, आपने देखा है ना भाई, घरों में तांबे का तार आपने देखा होगा, तो वो कितना पतला पतला करके वो तारों में आपको कितनी पतली देखने को मिलती है। तो क्या मतलब है, वो तन्य धातु है भाई, उसको इजीली क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं पतली चादरों में, पतली तारों में, वायर्स में, ध्यान रखना, आपके तांबे का हो जाएगा। और ऐसे ही आभूषणों, आभूषण मतलब क्या, कपड़े नहीं होते, ज्वेलरी होती है। आभूषण मतलब ज्वेलरी होती है। तो आभूषणों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है, यानी सोने के साथ। अगर हम बोलते हैं 24 कैरेट का सोना है, तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट बहुत कम है। हम बोलते हैं 18 कैरेट, 16 कैरेट का सोना है, गोल्ड है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तांबा मिलाया जाता है ना। और तभी बोला जाता है 24 कैरेट का सोना तो भाई मिलना मुश्किल होता है, मिलता भी है तो वो उतना मजबूत नहीं होता है। वो इसलिए मजबूत नहीं होता है क्योंकि उसको मजबूती नहीं मिलेगी ना, क्योंकि तांबा उसके अंदर है ही नहीं ना, वो शुद्ध रूप में है। तो आपका 22 कैरेट, 18 कैरेट का सोना थोड़ा मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर तांबा मिला लिया जाता है, ध्यान रखना, मजबूती प्रदान करने के लिए। समझ आ गया? आगे चलो। और तांबा जो निक्षेप है मेनली आपको झारखंड के सिंह भूमि जिले
और मध्य प्रदेश के बालाघाट में, और राजस्थान के झुंझुनू एंड अलवर जिलों में पाया जाता है। क्या बोला मैंने? तो तांबे के निक्षेप है वो झारखंड का सिंहभूम जिला, मध्य प्रदेश का बालाघाट एंड राजस्थान का झुंझुनू, ठीक है, और अलवर जिला। ये पर्टिकुलर मैंने आपको स्टेट उनके जिलों के नाम बताया जहां पर आपको तांबा देखने को मिलता है मेनली। ठीक है, अगर देखो तो आपका ये क्या है, तो मैंने बुक साइड की तो बात कर ली थी। अब तांबा जो कि स्टार से दिखा रहा है, ऐसा स्टार बना हुआ है, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो ये आपका बालाघाट हो गया जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एंड आपका ये अलवर हो गया, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और उदयपुर भी है, भीलवाड़ा भी है, खेतड़ी भी है जहाँ पर आपको तांबा देखने को मिलता है। और हम देखें हजारीबाग है, सिंहभूम जिला है झारखंड का। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है भाई? तांबे के निक्षेप देखने को मिलता है मेनली। समझ आ गया? हमने लोह खनिज की बात कर ली, अलोह खनिज की बात कर ली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अधात्विक खनिज की, जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं अभ्रक की। किसकी बात करेंगे? अभ्रक की। अभ्रक दिखता कैसे है? कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो, काफी पतला पतला थोड़ा चमकीला टाइप सा दिखता है, ठीक है, आपका अभ्रक हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभ्रक का उपयोग मेनली विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। अगर मैं बात करूं अभ्रक की, तो इसका मेनली विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है बिजली का। इससे बिजली पास नहीं हो सकती। अगर तुम यहाँ पर एक वायर जोड़ दोगे ना, तो ये करंट इसका इसके अंदर गूंज जाएगा ही नहीं, क्योंकि अपने अंदर से बिजली को पास होने देता ही नहीं है। इसलिए जो है इसका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में यूज करा जाता है, ताकि जहां पर तुम्हें करंट नहीं पहुंचाना होता है वहां पर इसका एज अ यूज कर लिया जाता है अभ्रक का। इसको माइका भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे चलूं, और इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है। आप देख रहे हो पतली चादर में विघटित कर रखा है हमने इसको, मतलब कन्वर्ट कर रखा है, जो काफी सख्त होती है और सुनम्य यानी कि फ्लेक्सिबल होती है। समझ रहे हो? तो ये आपकी जो इसको चादर में विघटित इसलिए करा जा सकता है क्योंकि काफी सख्त है पहली बात, और सुनम्य है। सख्त होने का मतलब ये है कि काफी मजबूत है। इसको तुम पीटोगे तो पतली चादर बन जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तुम इसको ऐसे मोड़ वगैरह भी सकते हो, लेकिन टूटेगी नहीं, फ्लेक्सिबल होती है आपकी माइका, ये अभ्रक। और भारत में अभ्रक मुख्यतः आपको झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। ये राज्य हैं जहां पर आपको अभ्रक देखने को मिल जाता है। इसके पश्चात आपको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं, जहां पर आपको अभ्रक देखने को मिलता है। और झारखंड में जो उच्च गुणवत्ता का जो वाला जो अभ्रक है, झारखंड के अंदर को जो हाई क्वालिटी का जो अभ्रक है, या माइका आप कह लो भाई, ठीक है, माइका मुझे ज्यादा सही लग रहा है बोलने में, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो माइका है वो निचले हजारीबाग पठार, सब बताऊंगा भाई कहाँ पर क्या है। तो निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। तो आपका हाई क्वालिटी का जो माइका है वो आपको हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी पट्टी, 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। अब हजारीबाग पठार देखो, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है आपका हजारीबाग पठार। ये हजारीबाग पठार, और इसमें भी हम बात करने वाले हैं किस पठार की? इसके निचले हिस्से की। समझ आ रहा है? देखो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अगर आपको भाई विजिबल है तो देखो, ये पूरा झारखंड का क्या है, पूरा धरातलीय स्वरूप है, दिखता कैसा है। तो ये अपना देखो पूरा नागपुर का, अपना छोटा नागपुर का पठार है पूरा। अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपको हो जाएगा निचला हजारीबाग का पठार। हाँ मैंने हाईलाइट करा है, ये आपका निचला हजारीबाग पठार है। तो 150 किलोमीटर लंबी पट्टी और 22 किलोमीटर चौड़ी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? माइका या अभ्रक देखने को मिलता है, ठीक है भाई। और इसके नीचे आपका ऊपरी हजारीबाग पठार हो जाएगा। उसके नीचे आपके दामोदर नदी की बेसिन है, उसके नीचे आपका रांची का पठार है। तो आपका हजारीबाग पठार और आपका जो रांची का पठार है, इसको अलग कौन करता है भाई? दामोदर बेसिन, दामोदर नदी का बेसिन करता है, ठीक है। दामोदर नदी का बेसिन का मतलब हो गया वो पूरा एरिया जहां पर दामोदर नदी में पानी आता है ना। तो ये जो है आपके रांची के पठार को और हजारीबाग पठार को अलग करती है। समझ आ गया? तो यहाँ पर जो आपका निचला हजारीबाग पठार है, यहाँ पर आपको जो ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा उच्च गुणवत्ता के क्या, हाई क्वालिटी के क्या देखने को मिलते हैं?
माइका देखने को मिलता है, अभ्रक देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो भाई जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया पूरा, ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटू हो गया जहाँ पर पूरा रेड रेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, मैंने इसको भी भाई क्या कर दिया, रेड कर दिया 2 मिनट को। ठीक है, तो जो ये ब्लैक ब्लैक है ये पूरा, ये तो आपका भाई दामोदर बेसिन हो गया, दामोदर नदी का बेसिन हो गया। इसका जो ऊपरी हिस्सा ये वाला आपका हजारीबाग पठार है, और नीचे आपका रांची पठार है। दोनों का अलग कौन करे, दामोदर नदी कर रही है, और इसके ऊपर ये राम राजमहल की पहाड़ियां हैं। समझ आ गया, आई होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो ये आपको जो हजारीबाग हिस्सा है, इस हजारीबाग में भी जो आपका निचला हजारीबाग पठार है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको उच्च गुणवत्ता का माइका देखने को मिलता है। समझ आ रहा है, आगे चलो। और आंध्र प्रदेश में आपका भाई जो नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन करा जाता है। ठीक है, नेल्लोर का है आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कि कहाँ देखने को मिलता है, आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ भी अच्छा अभ्रक देखने को मिलता है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से आपका भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत, अगर मैं कहूँ तो ये पूरा एरिया। ठीक है, जयपुर से लेकर आपका भीलवाड़ा ये वाला एरिया, और आपका उदयपुर, यानी मैं कहूँ तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक पूरी पट्टी बन गई। हिस्सा अपने जयपुर, भीलवाड़ा और आपका उदयपुर ही है ना, लेकिन ये पूरी एक पट्टी बन गई, एक बेल्ट बन गई, जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर आपको अभ्रक देखने को मिलता है। आगे चले, उसके बाद भाई कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले हैं। देख लो भाई अगर आगे होगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, आपका हासन जिला कर्नाटक का, और आपका मैसूर जिला जहां पर आपको माइका यानी कि अभ्रक देखने को मिलता है। और उसके बाद आपका आगे चलो भाई 2 मिनट। ठीक है, वापिस कर्नाटक की बात हमने कर ली, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई और कन्याकुमारी ये जिले हैं जहां पर आपको क्या है, अभ्रक देखने को मिलता है। तो चलते हैं भाई, देखो आगे आपको कोयम्बटूर हो गया है ना, ये कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, नाम ऐसी कुछ है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, अभ्रक देखने को मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल का आपका, महाराष्ट्र का रत्नागिरी, रत्नागिरी आपको दिखा रखा है पीछे ही मैंने। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले, इनको भी देख लेते हैं जहां पर आपको अभ्रक देखने को मिलता है। ठीक है भाई, महाराष्ट्र का रत्नागिरी आप देख लो भाई दोबारा से। बाकी ये आपका जो है पश्चिम बंगाल का पूरा क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट का मैप है, या पूरा कहूँ पश्चिम बंगाल का मैप है। तो आपका पुरुलिया और आपका बंकुरा ये वो हिस्से हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, अभ्रक देखने को मिलते हैं। समझ आ गया। तो अब लोह की बात कर ली हमने, अलोक खनिज की बात कर ली, अब हम बात करेंगे भाई अधात्विक खनिज की। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब बात करेंगे जब हम ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज की बात करने वाले हैं। समझ आ गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले ऊर्जा संसाधन की। तो ऊर्जा संसाधन जो है ना, बेसिकली इन्हें हम ईंधन खनिज के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में, ईंधन खनिज के रूप में भी जानते हैं, या जिसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप से भी आप कह सकते हो, ध्यान रखना है। और ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए जरूरी होती है। तो जब खाना बनाने की बात कर रहे हो, अब पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी कर तो ऊर्जा लगभग कुछ चाहिए आपको, है ना। जब वो खाना पकाने की बात हो, रोशनी के लिए हो, हीट के लिए हो, यानी तब आपको ताप की जरूरत पड़ रही है। खाना बनाते हो ताप की जरूरत पड़ती है ना, तो इसके लिए गाड़ियों के संचालन के लिए, उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए, है ना, तो ऊर्जा की आवश्यकता आपको होती है। तो इसलिए इसीलिए कहा जाता है जितने भी उद्योग है वो उसी कहाँ लगते हैं, जहाँ पर उनको ऊर्जा जल्दी से मिल जाए, है ना, ध्यान रखना। मैंने बताया था तुमको ये फर्स्ट बुक में। और ऊर्जा का उत्पादन जो है ईंधन खनिजों जैसे भाई कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ठीक है, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा की आपूर्ति करी जाती है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, जिसको हम अपरंपरागत भी बोल देते हैं, उन साधनों में वर्गीकृत करा जाता है। हम बोले कि भाई ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो कौन से सोर्स का यूज करते हैं, दो जाते हैं, परंपरागत और एक अपरंपरागत। परंपरागत तो वो होते हैं जो सालों सालों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। और अपरंपरागत वो हो गए जो कि थोड़े नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको यूज करना चाहिए, ठीक है, जैसे प्रदूषण वगैरह नहीं फैलता, तो ये अपरंपरागत हो जाएंगे। तो उसकी बात भी हम करने वाले हैं। समझ आ गया। तो देखो भाई, अगर मैं परंपरागत साधन की बात करता हूँ तो समझो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। ऐसे जब मैं गैर परंपरागत स्रोत की बात करता हूँ, साधन बोल लूँ, जैसे आपका नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा भी आप किसको कह सकते हो।
तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर दोनों मेन डिफरेंस क्या जो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि भाई परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत में अंदर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो परंपरागत स्रोत है ना, ये समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन का मतलब अगर तुम एक लिमिट से ज्यादा यूज कर लोगे इसको तो ये समाप्त हो जाएंगे, समझ आ रहा है। लेकिन जो गैर परंपरागत साधन है ये समान रूप से वितरित है और पर्यावरण अनुकूल है, और ये समाप्त भी नहीं होंगे जल्दी, ठीक है, ये जल्दी समाप्त भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी अपने पास ये अभी हम अनलिमिटेड मात्रा में इसका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब कहूँ तो मैं, और जो कि परंपरागत साधन है ये बेसिकली क्या करते हैं भाई, पोल्यूशन भी करते हैं, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आपको जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ये आपके समान रूप से वितरित तो है और ये पर्यावरण अनुकूल भी है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब है क्या इसमें, जब गैर परंपरागत स्रोत की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक लागत लगती है एक बार जब इसको यूज में लाओगे गैर पारंपरिक स्रोत को। तो यहाँ पर आपके जब इसको मतलब कि मान लो सौर ऊर्जा की बात करो, पवन ऊर्जा आप जनरेट करना चाह रहे हो, तो स्टार्टिंग में सब सेटअप बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन एक बार लगने के बाद ये चलेगा और आपका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अधिक टिकाऊ है, परिस्थिति के अनुकूल है और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराता है ये आपको। बाकी ये सब तो महंगा है ही, समझ आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये परंपरागत और आपके गैर परंपरागत स्रोत ये हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कोयले की। तो क्या आपका क्या है, एक परंपरागत साधन है। तो जब कोयले की बात मैं करता हूं तो कोयला एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जिसका मुख्य प्रयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए और लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। मैग्नीज का भी करा जाता है, मैंने बताया था तुम्हें, है ना। तो कोयला जो है एक विद्युत उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और लौह अयस्क के को पिघलाना है, हमें प्रगलन मतलब पिघलाना है, तो उसके लिए करा जाता है। और कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जो कि एक आपकी गोंडवाना और एक है आपकी टर्शरी निक्षेप, ठीक है भाई। तो ये क्या है, दो भूगर्भिक शैलों के काल, एक गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप। तो गोंडवाना और टर्शरी ये पुराने हैं बहुत, मतलब कि जिसमें काफी टाइम पहले जो आपके कोयला बने हैं, आपका गोंडवाना हो गया और टर्शरी हो गया। जैसे गोंडवाना है लगभग आपका 250 मिलियन के आसपास, लाख मिलियन के आसपास कुछ बना है, ठीक है, इनका टाइम पीरियड है। और टर्सरी का आपका 15 से 20 मिलियन वर्ष कुछ ऐसे हैं। ये आपका क्या है, ये कोयले के काल है जहां पर आपको देखने को मिलता है, दो भूगर्भिक कालों में ये पाया जाता है कोयले का, आपको गोंडवाना और एक टर्सरी, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ऐसे ही जो गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, कोयला क्षेत्र है। अगर हम बोल रहे हैं ना गोंडवाना, तो उनका टाइम लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है, ध्यान रखना। तो इतने पुराने कोयला देखने को मिलते हैं, और ये एरिया जहां पर हमें देखने को मिलता है गोंडवाना कोयला, जो बता चुका हूं मैं आपको। ऐसे आगे बात करूं टर्शरी कोयला, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। इसके अलावा भूरा कोयला और लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों पर, पुंडीचेरी है आपके, वैसे ही गुजरात, जम्मू और कश्मीर में भी पाया जाता है, समझ आ गया। इसके अलावा जो भूरा कोयला लिग्नाइट है ये तमिलनाडु तटीय पे, पुंडीचेरी पे, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो दामोदर घाटी में है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, दामोदर घाटी में है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो दामोदर घाटी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई दामोदर घाटी की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है। तो गोंडवाना जो आपका कोयला है इसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या आपका, दामोदर घाटी है। आगे चले पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं, जो कि खनिज तेल है, टाइप के खनिज तेल है। तो भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसका आयात करता है, ठीक है भाई। पेट्रोलियम की जो अपनी आपूर्ति है, आवश्यकता है, उसको पूर्ति करने के लिए आयात करता है, इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से। और भारत में पहला तेल भंडार जो है 1889 में असम के डिगबोई में खोजा गया, और भारत में प्राकृतिक गैस का उद्योग 1960 में शुरू हुआ था। ये एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ध्यान आपको रखना है। पेट्रोलियम के उपयोग की बात करूं तो ये मोटर वाहनों में, रेलवे में, वायुयानों के अंतर्दहन के रूप में यूज करा जाता है। मतलब कि जितने भी आप देखते हो ना व्हीकल वगैरह चलते, तो उसमें पेट्रोलियम का यूज करा जाता है। और ईंधन के लिए ऊर्जा के एक अनिवार्य स्रोत है, बट जो है इसके अलावा भी दूसरे स्रोतों की बात करी जाए जिसको हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। और इसके अनेक सह उत्पाद भी हैं, मतलब कि जो पेट्रोलियम से बने हैं इसको सह उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योगों में यूज बनता है, जो जैसे कि उर्वरक हो गया, कृत्रिम रबर हो गया, रेशे हो गए, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन, अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं, जो कि क्या है, पेट्रोलियम के सह उत्पादों के उससे बन रहे हैं। और भारत में मुंबई हाई दिखाया मैंने आपको पीछे ना, स्टार्टिंग में बता दिया था। गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं आपके।
आगे चलूं, प्राकृतिक गैस की बात करूं, यानी सीएनजी होता है प्राकृतिक गैस, ध्यान रखना आपको। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ ही पाई जाती है और इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। जितना भी आपका उद्योगों में ईंधन यानी एनर्जी के लिए जो यूज करा जाता है ईंधन, तो प्राकृतिक गैस का भी यूज करा जाता है। और इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। और रासायनिक पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज में लाया जाता है। फिर आपको तो भाई रासायनिक पेट्रोकेमिकल, ठीक है, जैसे उद्योग होते हैं, तो वहां पर क्या है, कच्चे माल के रूप में भी प्राकृतिक गैस का यूज करा जाता है। आगे चले, और प्राकृतिक गैस जो है पसंदीदा परिवहन ईंधन और घरों में खाना पकाने के ईंधन, जिसको हम पीएनजी के रूप में भी जानते हैं, यूज करा जाता है। ठीक है भाई, जो प्राकृतिक गैस है आपकी, ये पसंदीदा जो परिवहन ईंधन है उसके रूप में भी, जिसको हम सीएनजी कहते हैं, और आपका जो घरों में जो खाना पकाने के लिए होता है उसको हम पीएनजी बोलते हैं, उसके रूप में जो है ये अपना प्राकृतिक गैस उभरा है यूज करने के लिए। समझ आ रहा है? आगे देखिए भाई, भारत के प्रमुख गैस भंडार जो मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको जो कि बेसिकली क्या है, पश्चिमी तट पर मिलते हैं, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। और पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, देखो कि भारत के जो प्रमुख गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार, वो मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र जो पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, और खंबात की खाड़ी या खंबात बेसन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो देखो तुम्हें, यहाँ पर जो ये अपना क्या है, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, तो अभी नया खोजा गया जहाँ पर हमें गैस के भंडार देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक गैस के। और यहाँ पर जितने पश्चिमी तट पर, ठीक है, और जो मुंबई हाई पर हमें क्या देखने को मिलता है, गैस के भंडार देखने को मिलेगा। संपूरित कौन करता है, मतलब इनको पहुंचाता कौन है, यहाँ पर अपना खंबात बेसिन। ठीक है, देखिए ये अपना गुजरात है, तो यहाँ पर वो खंबात, यहाँ पर आपको जो है खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी, ये ठीक है, जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, जहाँ मैं रेड रेड कर रहा हूँ, ये खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं खंबात बेसिन। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो मुंबई हाई है और जो पूरा पश्चिमी तट है, यहाँ पर जो गैस के भंडार देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये खंबात बेसिन, जो यहाँ पर खंबात बेसिन है अपना। समझ आ गया? और कृष्णा गोदावरी वाला बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो, गल्फ ऑफ खंबात है, ये क्या है, गल्फ ऑफ खंबात है। ये पूरा अपना क्या है, गुजरात वाला एरिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या अपना गल्फ ऑफ खंबात है। तो यहाँ पर आपका मुंबई हाई भी होता है, ठीक है, जो कि मुंबई के बिल्कुल 160 महाराष्ट्र से 160 किलोमीटर दूर है। और जितना भी पश्चिमी तट है, वहां पर जो है प्राकृतिक गैस भंडार को संपूरित कौन कर रहा है, पहुंचा कौन रहा है आपका, यहीं से खंबात, गल्फ ऑफ खंबात, यानी खंबात के खाड़ी से जा रहा है, जिसको हम खंबात बेसिन कह सकते हो आप। समझ आ गया? अब मैंने देखो परंपरागत साधन की तो बात कर ली हमने, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत की। तो देखिए पहले हम बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। देखो अगर मैं नाभिकीय ऊर्जा की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण खनिज है ना, यूरेनियम और थोरियम यूज करे जाते हैं। अगर मैं बोलूँ भाई नाभिकीय ऊर्जा हमें बनानी है, उत्पादन करना है, तो यहाँ पर दो खनिज की बात जरूर आएगी, यूरेनियम और थोरियम, जिनका यूज करा जाता है। देखिए अब यहाँ पर जो यूरेनियम है, ये धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क, सिंहभूम, तामापेटी के साथ साथ अनेक स्थानों पर हमें मिलता है। तो यूरेनियम धारवाड़ शैल में पाया जाता है, मतलब कि जो मेरा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा हो गया लगभग, वहां पर जो धारवाड़ शैल है वहां पर हमें देखने को मिलता है। और जो आपका भौगोलिक रूप से अगर मैं बात करता हूँ, तो यूरेनियम जो अयस्क है अपना, जो कि यूज करा जाता है नाभिकीय ऊर्जा में, ये सिंहभूम, तांबा पेटी के, अभी दिखाया मैं आपको सिंहभूम, वीडियो को रिवर्स करो या एनसीईआरटी में देखो, जहां मैंने तांबे के बारे में बताया था, वहां पर मैं आपको सिंहभूम जिले के बारे में बताया था, जहां पर आपको तांबा देखने को मिलता है। तो सिंहभूम तांबा पट्टी के साथ आपको अनेक स्थानों पर जो यूरेनियम देखने को मिल जाता है। और ये राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिला, मध्य प्रदेश का दुर्ग जिला एंड महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी आपको देखने को मिल जाएगी नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, और आगे बात करूं तो देखो यूरेनियम का तो देखो मैं बता दिया आपको। अब थोरियम की अगर मैं बात करता हूं, तो देखिए थोरियम बेसिकली जो केरल के तटीय क्षेत्र की जो पुलीन बीच है, उसकी बालू में मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। क्या बोला मैंने, कि जो थोरियम वैली जो है केरल का जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर एक पुलिन बीच है। पुलिन बीच आप समझ सकते हो कि ऐसा तट के पास के कैसा एरिया जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है, और वो वाला हिस्सा तट का भी जहां पर रेतीला हिस्सा हो, तो पुलिन बीच बन जाता है। ठीक है, तो केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच जो है, यहाँ की जो बालू है, वहां आपको मोनोजाइट और इल्मेनाइट खनिज देखने को मिलते हैं या तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है,
यहाँ पर आपको क्या है, थोरियम देखने को मिल जाता है। समझ आ रहा है। और विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट निक्षेप केरल के पालाकड़ और कोलाम जिले, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमें भाई कहाँ देखने को मिलते हैं मोनोजाइट। देखो मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है थोरियम आपका, और मोनोजाइट के सबसे ज्यादा समृद्ध निक्षेप केरल के पालाकड़, कोलाम जिले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और ओडिशा में जो महानदी का डेल्टा जहाँ बनता है वहां पर आपको देखने को मिलता है। समझ रहे हो। देखो मैंने बता दिया ये आपका पालक्कड़ और आपका ये कोलम जिला है केरल का। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया क्या आपका, इसकी बात कर रहे हैं हम, थोरियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोरियम मिल गया, और ये आपका मोनोजाइट होता है और ये आपका इल्मेनाइट होता है। समझ आ रहा है तुम्हें। तो यहाँ पर समझ रहे हो, तो यहाँ पर ये समृद्ध रूप से हमें देखने को मिलता है, जो जिले हो गए मोनोजाइट और इल्मेनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनोजाइट के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलें, ये आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम वाला एरिया हो गया, जहां पर आपको देखने को मिलता है थोरियम समृद्ध रूप से। और ये महानदी डेल्टा हो गया यहाँ पर। ओडिशा में जो महानदी है उसका जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पर रेड से, तो यहाँ पर क्या है, आपको थोरियम ज्यादा सबसे समृद्ध देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, समझ आया। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना एमसीक्यू में आ सकता है भाई, 1948 में की गई थी, और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, नाम भी याद रखना है, की स्थापना के बाद, और जिसे बाद में, जिसका नाम बदल दिया था बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में फिर से इसको नामित किया गया। तो पहले ध्यान रखना है 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करी गई। तो इसी दिशा में वो आगे डेवलपमेंट करने के लिए अपने क्या करा भाई, 1954 में ट्रामे परमाणु ऊर्जा संस्थान बना दी। फिर बात देखो, योजना लाई, संस्थान बनाई, इसके बाद हमने इसका नाम चेंज कर दिया 1967 में, और नाम रख दिया भाभा परमाणु अनुसंधान समझ आ केंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण नाभिकीय परियोजना लाई गई है इंडिया के अंदर, जैसे कि आपका तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर लेके आई गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए। कोटा के पास जो आपका रावत भाटा है राजस्थान में वहां पर, और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक। तो यहाँ पर बेसिकली जो नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं लाई गई हैं या यूज में लाई गई हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा की बात करूं, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, इससे तो आप परिचित भी हैं, आपने देखे भी होंगे अपने आसपास जो लोगों ने लगा भी रखे हैं। देखो तो सौर ऊर्जा है क्या, तो फोटोवोल्टाइक सेलों में, क्या बोला मैंने, फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब ये फोटोवोल्टाइक सेल क्या है और विपाशित सूर्य किरण, यानी कि आपने जो सोलर पैनल देखे हैं उसको बोला जा रहा है फोटोवोल्टाइक सेल, जहां पर सूर्य की किरण क्या होती है, विपाशित होती है। अब पीछे आगे इमेज में ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपके फोटोवोल्टाइक सेल हो गए, ठीक है, जिसको सोलर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की किरण क्या होती है, विपाशित होती है, और इसको क्या है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, जिसको यूज भी करा जाता है। समझ तुमको आ भी रहा होगा, है ना, बता दिया तुमको मैंने। और सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रमों का यूज करा जाता है वो आपकी क्या है, फोटोवोल्टाइक एंड आपकी सौर तापीय प्रौद्योगिकी। ठीक है भाई, फोटोवोल्टाइक तो आपने आपको दिखा दिया, ये हो गया एक। और दूसरी आपकी जो तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सौर तापीय प्रौद्योगिकी, जो कि सौर ऊर्जा को यूज में लाना है अगर, तो दो तरीके होते हैं अपने पास। क्या बोला मैंने, अगर सौर ऊर्जा को तुम्हें यूज में लाना है तो दो तरीके होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल जहां पर सूर्य किरण आती है और वो अपनी बिजली बन जाती है। दूसरा होता है सौर तापीय प्रौद्योगिकी, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, दो अपने टेक्नोलॉजी होती है, ध्यान रखना है। अगर हमें सौर ऊर्जा को यूज करना है, यानी कि सूरज की ऊर्जा को यूज करना है, और बाकी अन्य सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। ठीक है ना। तो सब बाकी अगर हम ऊर्जा स्रोतों को देखते हैं उसके हिसाब से ज्यादा सबसे प्रभावी कौन है, अपनी सौर ऊर्जा ही है। ठीक है, और यह पर्यावरण अनुकूल और निर्माण में आसान है। ये पर्यावरण के लिए भाई अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचता है, और निर्माण में आसान है, मतलब इजीली हम इसको सेटअप बना सकते हैं अगर हमें यूज करना है। समझ आ गया, ये बता चुका हूं। अब देखो सौर तापीय प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। अब ये कैसे काम में आती है, ये कैसे यूज में आती है, देखो। तो यहाँ पर इस प्रकार को देखो, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है। अगर मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं, देखो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बनता है। क्या बोला मैंने, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बनाया जाता है जहाँ पर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा हिस्सा लगाया जाता है, मिरर का बना होता है ये। तो यहाँ पर मिरर से क्या होती है, यहाँ पर सौर ऊर्जा आती है, मतलब कि ये मिरर है तो यहाँ से आपकी सौर ऊर्जा आ गई,
मतलब कि आपको धूप देखने को मिल गई, जो सब सौर ऊर्जा कह रहे हैं। अब इसका यूज कैसे करा जाएगा? अब यहाँ पर कोई पाइप दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आपको, जब मैं चला रहा हूँ पेन, यहाँ पर आपको पाइप दिख रहा होगा, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है भाई? ये एक पूरी ट्यूब है, ये पाइप जो मैं कह रहा हूँ ट्यूब है पूरी, जिसके अंदर एक फ्लूइड मिला हुआ है। फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ, जिसको हम पानी भी कह सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, ध्यान रखना है। इस पाइप के अंदर क्या है? कि नॉर्मल पानी भरा हुआ है, ठीक है, ट्यूब के अंदर। अब है क्या, देखो यहाँ पर हीट पड़ रही है, तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा, हीट अंदर आ जाएगी, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ये इसके अंदर जाएगा, पानी तो गर्म हो गया ना, वो इसके अंदर जाएगा। अब ये है क्या? ये हीट एक्सचेंजर है। क्या है ये? हीट एक्सचेंजर है। यानी कि जो हीट इस पानी के अंदर आई थी, गर्म हो गया था, तो अभी हीट को चेंज कर देगा। हीट को चेंज करेगा, क्या करेगा भाई ये? तो यहाँ पर ये जैसे ये हीट एक्सचेंज करेगा, जितनी भी हीट आई थी उसका क्या करेगा पानी के अंदर, ये पानी के अंदर बेसिकली क्या करेगा, ये देखो, इसको भूल जाओ, यहाँ जितना ही पानी है यहाँ पर भाप बना देगा। जो हीट आई थी सोलर से इस पानी में, जो पानी गर्म हुआ उसके बाद हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, हीट एक्सचेंजर का समझ लो भाई ताप परिवर्तन जो करता है। तो यहाँ पर जो हीट जितनी भी आई उसका यूज करता है ये पानी जो उसके आसपास दिख रहा है, इसको भाप बनाने के लिए। जो ये भाप बनती है इसका यूज होता है आगे। ये क्या है? टरबाइन है। ये क्या है भाई? पूरा जो टरबाइन है, ध्यान रखना, ये पूरा टरबाइन है। तो इस भाप का यूज करा जाता है इस टरबाइन में, टरबाइन को घुमाने में। जब टरबाइन घूमता है यहाँ पर, तो टरबाइन से बनते हैं यहाँ पर, टरबाइन जुड़ा हुआ जनरेटर से, तो जनरेटर बनाता है बिजली। बिजली का यूज इस टावर में कर लिया जाता है, और जहां जहां यूज करना है वहां पे हो जाता है। समझ आया? 2 मिनट लगेंगे, दोबारा बता देता हूँ। सौर ऊर्जा आई, इस पाइप में जो पानी है वो गर्म हुआ, उसके बाद हीट एक्सचेंजर में गया, ताप परिवर्तन जो करता है, ये पानी में भाप बनाता है, इस स्टीम से ये टरबाइन घूमता है। टरबाइन जो कि बेसिकली जो है ऊर्जा बनाने का काम करता है। टरबाइन घूमता है तो इससे जो है ये जनरेटर चलने लग जाता है, तो बिजली बन जाती है, और इस बिजली को ये टावर में पहुंचा देता है। और उसके बाद जब ये पानी पूरा ठंडा वगैरह होता है, वापिस जो है इस पाइप से जाएगा, यहाँ से करके फिर जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है आपका। पानी फिर गर्म होगा, हीट आएगी, हीट से भाप बनेगा, प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे जो है एनर्जी का यूज करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। समझ आ रहा है? आगे चले। और सौर ऊर्जा जो है तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बस ध्यान रखना है। नाभिकीय ऊर्जा से 10%, और जितने भी तेल आधारित संयंत्र हैं ऊर्जा के लिए, उसके अपेक्षा 7% से ज्यादा प्रभावी है। आगे बात करूं, और ये मेनली हीटरों, फसल शुष्कों और कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में अधिक प्रयोग की जाती है आपकी सौर ऊर्जा। और भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात और राजस्थान जो है आपके, सौर ऊर्जा विकास की यहाँ पर अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी वाला एरिया है ना, धूप ज्यादा पड़ती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ज्यादा संभावना है सौर ऊर्जा बनाने के लिए। पवन ऊर्जा की बात मैं करूं, देखिए पवन ऊर्जा, पवन क्या है? आपकी हवा है ना। पवन ऊर्जा कैसे जी, आप देख रहे हो, इसकी मदद से पवन ऊर्जा क्रिएट करी जाती है। ये एक टरबाइन जैसा आप समझ सकते हो, है ना। देखो, तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त होती है और ऊर्जा का असामान्य असमाप्य स्रोत है। असमाप्य का मतलब ये हो गया खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी, असमाप्य स्रोत है पवन ऊर्जा, क्योंकि प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। अब इसका यूज कैसे कर जाता है? तो प्रवाहित पवन से, जो पवन बह रही है, जो हवा बह रही है, जिसको हम प्रवाहित पवन कह रहे हैं, उससे ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। अभियांत्रिकी मतलब कि जो हमने टेक्नोलॉजी विकसित करी बहुत ईजी है, जिससे जो है प्रवाहित पवन से ऊर्जा बनाई जा सकती है। अब क्या है, पवन की जो गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गतिज ऊर्जा क्या है? जो कि जब हवा गति में है तो उससे कौन सी ऊर्जा बनती है? गतिज ऊर्जा। तो पवन जब मोशन में है, पवन जब चल रही है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा का मतलब वही ऊर्जा होती है भाई, जो कोई भी चीज चल रही है, तो जो चीज चल रही है, हवा बह रही है, तो वो जो बह रही है उसके अंदर कोई एनर्जी होगी, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा को हमें किसे बदलना है? विद्युत ऊर्जा में। तो किसके माध्यम से बदला जाता है? टरबाइन के माध्यम से, जो कि लगभग आपके ये लगे हैं, ठीक है, ये टरबाइन है आपके, ये टरबाइन है, जो कि जो आपकी हवा बह रही है, ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह चलते भी रहते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हवा को बदल के विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। समझ आ रहा है? आगे चलो। और भारत ने पहले से ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है, और पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। तो पवन ऊर्जा का यूज करावे जा रहे हैं इंडिया में। ज्वारीय और तरंगीय ऊर्जा की बात करूं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ज्वारीय क्या होता है? आपको देखा होगा ना
कि समुद्र का स्तर कभी इतना ऊंचा उठता है, कभी ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, तो इनको ज्वार बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। आपने पढ़ा भी है 11th क्लास में, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब नहीं बनता कि ज्वार है क्या। इनको हम टाइड कहते हैं, समुद्र का स्थल जो ऊपर नीचे होता रहता है इसको ज्वार बोलते हैं। इसका रीजन आपको पता होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे कैसे ऊर्जा बन रही है, तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार है, ठीक है। जो महासागरीय धाराएं ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है, और जो ज्वार आते रहते हैं, अपरिमित भंडार ग्रह हैं, ध्यान रखना, अगर हमें एनर्जी की बात करनी है तो। आगे देखो, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में से ही ज्वारीय तरंग और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के प्रयास जारी हैं, बट एक्चुअल में क्या हम यूज कर पा रहे हैं इसको। देखो, तो भारत के पश्चिमी तट पर वृत्त ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो अपना पश्चिमी तट है वहां पर आपको पता है अरब सागर है, वहां पर ज्वार और महासागरीय धारा चलती रहती हैं, आते रहते हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या अपरिमित संसाधन है, या कह लो भाई ज्वारीय तरंग आती रहती है जिससे जो ऊर्जा बनाई जा सकती है, और भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावना है, लेकिन अभी तक इनका यूज हम नहीं कर पाए कि अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वही बात है, अपने पास अधिक संभावना का यूज कर सकते हैं, बट हम एक्चुअली में इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा की बात करूं, भू का मतलब क्या होता है, जमीन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और भूतापीय ऊर्जा तो नाम से हमें समझ आ रहा है। तो जब पृथ्वी के गर्भ 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 का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा। तो पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है। मैग्मा कहाँ से निकलता है, वोल्केनिक इरप्शन से, यानी जब ज्वालामुखी फूटता है, विस्फोट होता है। तो जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जब मैग्मा निकला, ठीक है, अगर मैं बनाना चाहूँ भाई, ठीक है, अगर भाई हंसना नहीं है तुम्हें ड्राइंग पे, ठीक है, मान लो ये अपना एक ज्वालामुखी है। तो यहाँ से मैग्मा निकला, जमीन का हिस्सा, जमीन में ही तो होता है भाई मैग्मा, वही तो बाहर निकलता है। तो मैग्मा अपना बाहर निकला, ठीक है, और जमीन पर ऐसे पूरा फैल गया। तो यही बोला है। तो जब मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा भी निकलती है, तो इसके साथ गर्मी भी निकल रही है। क्या निकल रही है भाई, हीट भी निकल रही है, आपके साथ में ऊष्मा भी निकलती है। तो इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित भी किया जा सकता है, क्योंकि जब मैग्मा निकलता है ना, तो मैग्मा जो निकल रहा है इसके साथ ऊर्जा भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है, तो इसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा सकता है, ध्यान रखना। अब करा सकता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा बोल रहे हैं, क्योंकि जमीन से जो ऊष्मा निकल रही है उसको हम यूज कर सकते हैं, समझ आ गया। और इसमें से निकलने वाले जो निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। तो जब मैग्मा निकल रहा है तो जो गर्म पानी बेसिकली है, खोलता हुआ गर्म पानी से हम ताप ऊर्जा पैदा करते हैं, समझ आ गया। और इसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और अगर आप स्ट्रक्चर देखो भाई, भूतापीय ऊर्जा का यूज कैसे करा जाता है, कुछ इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है और भूतापीय ऊर्जा का यूज करा जाता, ठीक है, ध्यान रखना है, ताप ऊर्जा पर परिवर्तित करके, समझ आ गया। और इस ऊर्जा को अब तक एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जा रहा है और जिसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। और मध्यकाल से, यानी जो अपना मिडेवल टाइम है, उससे जो है उसी टाइम से जो है गर्म भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास करा गया था 1890 में वोयाजर शहर, इंडिया में नहीं लेकिन यूएस में। वोयाजर शहर जो कि इडाहो में है, यूएस में हुआ था मध्यकाल के टाइम पे। जो गर्म भूमिगत ताप है, जो मैंने बोला ना मैग्मा बाहर निकल रहा तो हीट भी निकलती है, जितना जो गर्म पानी उसे ताप ऊर्जा बना ली जाती है, जिसको हम भूतापीय ऊर्जा कह रहे हैं। तो सफल प्रयास यूएस में देखने को मिला, और जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र बनाया गया था, जिसे हम नेटवर्क कह सकते हैं। तो इसी यूएसए के अंदर भाई आसपास के भवनों को ताप देने के लिए पूरा पाइप का जाल बना दिया, तंत्र बना दिया, जहां से ताप पहुंचती थी। और ये संयंत्र अभी भी काम कर रहा है, क्योंकि वो ठंडे एरिया है, ध्यान रखना थोड़ा, यूएस वगैरह ठंडे एरिया है तो वहां पर यूज करा जाता है। अब जैव ऊर्जा की बात करूं मैं, तो जैव ऊर्जा आप समझ सकते हो। अब देख रहे हो इमेज, ये क्या दिख रहा है, सड़े गले छिलके पड़े हुए हैं, खराब सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो जैव ऊर्जा यहीं से बनती है, देखो। तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिससे जैविक उत्पादों से प्राप्त करा जाता है। जैविक उत्पाद दिखाए थे ना पीछे, सड़े गले फल, इतने भी या पौधे वगैरह जितने भी हो गए, इनसे जो है जैव ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, क्योंकि जैविक उत्पादों से, वेस्ट से मैं कहूँ तो, वेस्ट से जितने जो भी वेस्ट होता है कृषि का कहीं का भी, तो वहां से यूज करी जाती है जैविक ऊर्जा, जैव ऊर्जा प्रोड्यूस करी जाती है। तो अब इस जैविक उत्पादों में आपके कृषि अवशेष आ जाते हैं, नगर पालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल हो जाते हैं। उद्योग का कचरा हो गया, कृषि का कचरा हो गया, तो ये यूज में कर लिए जाते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है।
अगर हमें जैव ऊर्जा को यूज करा जा सकता है काफी काम में, अगर हम ऊर्जा इसको ऊर्जा में जैव ऊर्जा में बना देते हैं जैविक उत्पादों से, तो इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, खाने पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा चाहिए, ताप ऊर्जा चाहिए, या हमें खाना पकाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो खास उसको गैस की जरूरत जो होती है खाना पकाने के लिए, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है इस जैविक ऊर्जा को। और ये अपशिष्ट और कूड़ा कचरा प्रक्रमित करेगा और एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या बोला, अपशिष्ट। अब देखो कूड़े कचरे अपशिष्ट से, अब वेस्ट से क्या बन रही है आपकी एनर्जी बन रही है, तो कूड़ा कचरा भी कम होगा आपका और ऊर्जा भी पैदा होगी, तो ये सबसे अच्छा सोर्स ही माना जाता है ऊर्जा प्रोड्यूस करने का। और अगर आप देखना चाहो स्ट्रक्चर, देखो ऐसे कुछ क्या होता है, एनर्जी बनाई जाती है, आपका वेस्ट है सारा, तो ये आपका ऐसा प्लांट लगा लिया जाता है जिससे जो है जैव ऊर्जा बनाई जाती है कुछ। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखो, और ये विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा या बना सकता है, और ये पर्यावरण के प्रदूषण को भी घटाएगा, सीधी सी बात है। और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा, किसकी, ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं। और जो उनकी जलाऊ लकड़ी, वो लकड़ी जला के जो ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी निर्भरता भी कम होगी जलाऊ लकड़ी पर, और जलाऊ लकड़ी पर दबाव भी कम पड़ेगा। और नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली में के ओखला में स्थित है। ठीक है, तो नगर पालिका का जो कचरा है उसको अगर ऊर्जा में बदलना है, तो उसके लिए जो नई दिल्ली के जो ओखला है वहां पर ये स्थित भी है, यानी परियोजना, ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका जो इस बुक का है, खनिज संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, कि भाई खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो इस हिसाब से आप इस टॉपिक के में जो जो बातें आएंगी आपको पहले से पता है। देखो, तो खनिज संसाधनों को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, बता चुका हूँ पहले ही। तो ऐसे में यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियां मतलब कि जो आने वाली जनरेशन है, भावी पीढ़ियों को ये संसाधन उपलब्ध कराना चाहते हैं, है ना, तो इनका सदुपयोग करना आवश्यक है। ठीक है, भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी। अब आने वाली पीढ़ी आपको पता है कैसी है, दिख रहा है ना, देखते हो आजकल सोशल मीडिया पर तो कमेंट आप पढ़ते हो तो भाई हमें नहीं बचाने के लिए संसाधन, बट वो मेजोरिटी में ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना। तो भावी पीढ़ियों को ही संसाधन उपलब्ध कराने, तो ऐसे में इन खनिज संसाधनों का भाई बचाव करना बहुत जरूरी होता है ना। और ऐसे में हमें खनिजों का संरक्षण पर ध्यान देना होगा, खनिजों को बचाने पर हमें फोकस करना होगा। आगे चले, और सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। देखो, हमें कहा जाता है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास करना है। सतत पोषणीय विकास आपको पता है भाई, इस प्रकार से संसाधनों का यूज करना ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए संसाधन बचे रहे और हमारी नीड से फुलफिल हो जाए, है ना। अगर हमें सतत पोषणीय विकास को भी करना है और आर्थिक विकास की चाह भी है, तो हमें पर्यावरणीय मुद्दों से क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, समन्वय बनाना पड़ेगा। और वो कब होगा, जब हम यहाँ पर जितने भी गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के उनको यूज करेंगे, सीधी सी बात है ना। और संसाधन उपयोग के परंपरागत तरीकों के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अपशिष्ट के साथ साथ अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। अगर हम परंपरागत तरीकों का यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करना है, मैंने बता दिया, गैर परंपरागत। और सतत पोषणीय विकास भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण का आह्वान करता है, तो सतत पोषणीय विकास को लागू करना चाहिए। समझ आ रहा है। और संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का यूज करना चाहिए, जैसे भाई सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया, तरंग ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा हो गया। समझ आ गया। तो यहाँ पर भाई तुम्हारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। कोई डाउट तुम्हें रहना नहीं चाहिए। कोई डाउट आ रहा है इस टॉपिक में, उसको फिर से देखो एक बार। फिर भी डाउट रहता है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैसी लगी वीडियो भाई कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट जरूर करा करो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो वगैरह को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।